नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल उत्तर प्रदेश में सियासत और सियासत के बीच में चुनाव, ये बहुत जोरों पर है। सरगर्मियां बहुत तेज है। रामपुर में चुनाव होना है, खतौली में चुनाव होना है, लेकिन रामपुर का चुनाव, खतौली का चुनाव ठीक है, लेकिन जो असली चुनाव, या जहां कहा जाए कि असली राजनीतिक रंग, असली राजनीतिक उतार चढ़ाव, असली राजनीतिक बनती बिगड़ती जोड़ियां देखने को मिल रही हैं, वो है मैनपुरी का चुनाव। मैनपुरी का चुनाव इतना रोचक हो चुका है कि सबकी निगाहें वहां लगी रही कि आखिरकार होने क्या वाला है। जिस तरह से फिल्म होती है ना, फिल्म में अगले पल क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किससे दूरी बनाएगा, कौन किसका दोस्त होगा, कौन किसका दुश्मन होगा, उसी तरह से मैनपुरी की भी फिल्म, सियासी फिल्म देखने को मिल रही है। फिलहाल चाचा भतीजा की जोड़ी बन गई है। सोचिए, ये सियासत है। यहां पर कभी कोई किसी से इतना दूर हो जाता है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देता है, लेकिन ये सियासत ही है जो फिर से एक दूसरे को करीब ले आती है। जहां पर चाचा के भतीजा पांव छूता हुआ दिखता है, जिनसे इतनी दूरियां हो गई थी, इतनी खटास हो गई थी, लेकिन अब ये जोड़ी बन गई है। अब इस जोड़ी के बनने के पीछे की हकीकत क्या है? ये जोड़ी क्या रंग दिखाएगी? इस जोड़ी से क्या सिर्फ मैनपुरी सीट को ही साधा जाएगा, या फिर आगे की कवायद तय होगी, या 2024 की भी जो एक कहानी है वो इसी सीट के जरिए और इसी दोस्ती, इसी गठजोड़, इसी गठबंधन के जरिए साधा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी देखना बहुत मुनासिब होगा कि ठीक 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे, ठीक पहले शिवपाल सिंह यादव साथ आए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर अलग रंगत देखने को मिली। शिवपाल सिंह यादव अपने रास्ते और अखिलेश यादव अपने रास्ते, दोनों अपने अपने रास्ते हो गए थे। फिर से ये रास्ते एक हो गए। अब ये जोड़ी बीजेपी को हराने का संकल्प ले रही है। वो कह रही है हम बीजेपी को हराएंगे और वो उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जोड़ी कितनी दूर तक जाएगी। क्या ये सिर्फ इसी सीट के लिए है, या फिर आगे की भी लड़ाई यही जोड़ी मिलकर लड़ेगी? बहुत सारे सियासी सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे, और इसके लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, गेस्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं कुछ रिएक्शंस आपको सुना दूं, उसके बाद इस गर्मा गर्म और बहुत ही ज़ोरदार चर्चा को हम शुरू करेंगे। चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी, और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डिंपल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हो या जसमल नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हो। तो आपने सुना एक सियासी बयान, सदा हुआ सियासी बयान अखिलेश यादव की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे में कोई दूरी नहीं थी, ये राजनीतिक दूरी थी जो खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरह की संवादहीनता हम लोगों ने देखी, जिस तरह की बातचीत देखी कि बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी, बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे चल रहे थे, लेकिन ये सियासत ही है जो बताते हैं कि चाचा भतीजा कभी अलग हुए ही नहीं। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। अरविंद यादव हैं जो कि पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। आरिफ मोहम्मद साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा उमेश यादव हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, और आशुतोष वर्मा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। क्षमा कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मनीष शुक्ला जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आशुतोष वर्मा जी का रुख करूंगा। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन
आपके यहाँ तो जोड़ी बन गई फिर से, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये जोड़ी 2024 तक जाएगी? नमस्कार श्री जी, और इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सबको नमस्कार करता हूं। जी देखिए, हिंदुस्तान की एक खासियत यह है कि हिंदुस्तान के अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। जी सुन रहा हूं मैं आपको। जी, और जो लोग इस देश में निगेटिविटी फैलाते हैं वही अलग करने की बात करते हैं, वरना सब लोग जोड़ने की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी में एक बड़ा जुड़ाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला है कि पारिवारिक तौर पे वो चाचा हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, और अब राजनीतिक दूरी खत्म भी हो गई है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये लंबी चलेगी और इससे समाजवादी पार्टी को मजबूती बढ़ेगी, और बहुत आशाएं हैं समाजवादी पार्टी को, और हम सब आशाओं के साथ में 2024 और आगे के जो भी चुनाव है साथ में लड़ेंगे। लेकिन आशुतोष जी, अगर देखा जाए, अगर ये मैनपुरी का चुनाव ना होता तो एक संवादहीनता तो थी, तो ये सिर्फ चुनाव की वजह से तो आए हैं साथ में। शेर जी देखिए, ऐसा है, ये संवादहीनता मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की थी, क्योंकि अगर आपने इसके पहले भी देखा कि जब 3 तारीख से नेताजी भर्ती थे मेदांता में, तो लगातार शिवपाल जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी या आदित्य जी, ये सभी लोग साथ में ही मेदांता में रहते थे, रुकते थे, उठते थे, बैठते थे। जी, तो संवादहीनता राजनीतिक जरूर हो सकती, पारिवारिक कभी नहीं रही है। जी, लेकिन जो देखिए, जो एक मैसेज जाता है जनता के बीच में, जो एक मैसेज जाता है, वो तो यही मैसेज जा रहा था ना। जब से मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब हुई थी, मुलायम सिंह जी जब बीमार हुए, उसके बाद सब लोग एक साथ दिख रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इससे पहले की मैं बात कर रहा था, लेकिन जब एक मैसेज जाता है, क्योंकि सियासी हैं, दोनों ही सियासी व्यक्तित्व हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में जनता के बीच में तो यही मैसेज जाता है ना कि दोनों के बीच में दूरी है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, उनकी अलग पार्टी है, इनकी अलग पार्टी है। नेशरे जी देखिए, 2017 का चुनाव भी शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी के बैनर के साथ में लड़ा, 2022 का भी साथ में लड़ा। तो और मुझे लगता है कि बीच में कहीं अगर कुछ रही होगी बातें, तो वो परिवार कहीं आपस की रहेगी जो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लगाव रखने वाले कुछ लोगों को इसी में मजा आ रही है कि कब लड़ाई हो जाए, कितना मनमुटाव हो जाए। तो मुझे लगता है, मैंने कहा ना, भारत का जो मूल अस्तित्व है वो है जोड़ने का, और समाजवादी पार्टी का मूल अस्तित्व है जोड़ने का। हमने जोड़ा, किसी को लगी आग, लेकिन हमने जोड़ा, हम अपने अस्तित्व के हिसाब से हैं। और आज माननीय शिवपाल जी भले ही अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, और लेकिन अखिलेश जी के चाचा भी हैं, साथ में एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपने मैनपुरी की सभा देखी हो तो वहां पे कहीं भी ना ही पीएसपीएल का झंडा लगा था, जबकि उनके सारे कार्यकर्ता थे। तो एक झंडे के नीचे एक प्रत्याशी के लिए, और माननीय शिवपाल जी ने कहा क्या कि हमें उन ताकतों को रोकना है जो इस देश को, इस प्रदेश को, दलित पिछड़े को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी है, बहू भी है और नेताजी की सीट भी है। तो मुझे लगता है कि जिसने वो भाषण सुना है, जो जितना शिवपाल जी को जानता है, उन्होंने साफ संकेत भविष्य का उसी भाषण से दे दिया है। जी, आपने भी कहा कि आग लगी, कुछ लोगों को आग लगी, तो कौन लोग हैं जिनको आग लग गई है? जी मुझे लगता है कि राजनीति में सिर्फ इशारे ही काफी होते हैं, और अरे इतना मतलब बड़ा इशारा अरे काफी अब तो है देखिए, लोगों के साफ लिए। साफ सब साथ में आ गए हैं, साथ साथ एक मंच पे एकदम खुलेआम। तो आप भी बताइए कि आग लगने का इशारा किस हो रहा है, किसको आग लगी होगी सबसे ज्यादा? चलिए और सवाल पूछिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। नहीं, मैं तो मेरा तो सवाल ये है ना, आपने कहा कि कुछ लोगों को आग लग गई है, कुछ लोग इस गठबंधन से खुश नहीं है, तो कौन वो लोग हैं जो गठबंधन से खुश नहीं है?
नहीं श्रेय जी, मैंने पहले भी कहा, जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जो भाई भाई में लड़ाई लगाते हैं, जो घर में लड़ाई लड़ाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा कि कैसे हम लोग आपस में लड़ के हिंदू मुस्लिम एकता खराब कर दें और उसमें आग लगा के राजनीति करें, उनको आग लग रही है। और मैं जानता हूं मेरे भारत का वो मूल चरित्र नहीं है। हम भारतवासियों का मूल चरित्र जोड़ने का है। हम जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तोड़ के कोशिश कर ली, कुछ मिला नहीं उनको। चंद दिन की सत्ता भारत के अस्तित्व को खराब नहीं कर सकती। चलिए ठीक है। मनीष जी, मैं आपके पास चलूंगा। मनीष जी, ये जो चाचा भतीजा की जोड़ी बन गई है, अब एक मंच पे दिख रहे हैं, और मैनपुरी सीट पर आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं बीजेपी के लिए? और जिस तरह से इशारों में आशुतोष वर्मा जी भी कह रहे थे कि कुछ लोगों को आग लगी है, तो आपको लगता है कि बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए ये? देखिए श्रेय जी, इस उपचुनाव की तुलना अगर 2019 के लोकसभा से करेंगे जी, तो समीकरण क्या बदला उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। 2019 में भी चाचा भतीजे एक साथ थे, राम गोपाल जी भी साथ थे। आपको ध्यान में होगा, मैं याद दिला दूं कि मैनपुरी की सीट पे शिवपाल यादव जी मुलायम सिंह यादव के लिए वो मांग रहे थे, भले अपने आप फिरोजाबाद से चुनाव लड़े, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। साथ उनका छूटा सुश्री मायावती जी का। 2019 के चुनाव में मायावती जी से इनका गठबंधन था। साथ अगर छूटा तो सुभाषपा से छूटा इनका, समाजवादी पार्टी का 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें। और सबसे बड़ी बात, हमको याद है कि मायावती जी की वो सभा जिसपे मुलायम सिंह यादव जी और सबने गुहार लगाई कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव में मुझे जिताकर भेजिएगा। ये तीनों चीजें बदली हैं। और 22 के बाद इस उपचुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी के वोट्स को अगर आज हटा दीजिए, ये मैं नहीं कहता कहा जाएगा, तो उसके साथ जाएगा जिसने गांव गरीब किसान के लिए काम किया होगा, जिसने दलितों के लिए काम किया होगा, उसके साथ जाएगा। लेकिन अगर आज की तारीख में मायावती जी के उस वोट को माइनस कर दीजिए, जितना भी श्रेय जी आप मानते हो मायावती का हर लोकसभा में जितना वोट है, तो आपको समझ में आ जाएगा गणित कहां जा रही है। और निश्चित रूप से मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया है कि जाति, धर्म और परिवारवाद का जो गहरा कॉकटेल है, जहरीला कॉकटेल है, उससे उनको निजात पानी है। मैनपुरी को भी विकास की नींव से जोड़ना है। 26 साल की जो विरासत थी, अब उससे उनको निजात पानी है। और भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति के साथ चलना है, मुझे यही कहना है। जी, आपको नहीं लगता ये जो चुनाव है ये इमोशनल फैक्टर पे भी लड़ा जाएगा? मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है, उसके बाद एक वहाँ इतनी बार वो सांसद रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ की जनता का एक जुड़ाव तो नेताजी से था ही? तो इमोशनल फैक्टर से भी आपको एक चैलेंज, इमोशनल फैक्टर का भी तो चैलेंज है आपके सामने। देखिए, मैंने इसीलिए याद दिलाया आपको, नेताजी ने 19 में ही मैनपुरी की जनता से कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार हमें जिता दीजिए। यानी उनका स्पष्ट संदेश था कि मेरे बाद अगर कोई आएगा तो उसके ऊपर विचार कर लीजिएगा। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। तो 19 में लोकसभा के अंदर का उनका बयान ध्यान दीजिए, और 19 में ही मैनपुरी की जनता के सामने, जिसमें मायावती जी की सभा थी और मायावती जी ने भाषण किया था, उस सभा के जो शब्द है उसको याद कर लीजिए। तो जो संसद में कहे शब्द थे मुलायम सिंह यादव के, और मैनपुरी की जनता के सामने जो कहे शब्द थे, स्पष्ट था कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसमें मुझे जिता दीजिए, इसमें मुझे सम्मान मेरा बचा दीजिए। बाकी आने वाले चुनाव में मैनपुरी की जनता अपने विकास के लिए फैसला करे। जी बिल्कुल। चलिए अरविंद यादव जी का रुख करते हैं। अरविंद जी, ये बताइए कि चाचा भतीजा साथ हो गए और इसी कार्यक्रम में, इसी डिबेट में आपके PSPL के प्रवक्ता आए, उन सब ने शुरुआत में इच्छा यही जताई कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ें, सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है, सभी ये चाहते हैं, मैनपुरी की जनता ये चाहती है। लेकिन अचानक ये हृदय परिवर्तन आपके जो कार्यकर्ता हैं, मैनपुरी की जनता है, उनका कैसे हो गया होगा? नहीं, देखिए श्रेय जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत ही शालीन तरीके से डिबेट कराते हैं। धन्यवाद जी। और कहना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि कोई प्रवक्ता साथी हमारे यहाँ का ऐसी बातें उसने नहीं सोचा था और न उसने कहा होगा।
अब कहा भी होगा अगर तो नहीं, बिल्कुल on record है। वो कहा On भी record है, होगा जी। तो उसकी मंशा रही होगी, उसने अपनी मंशा को जग जाहिर कर दिया होगा। लेकिन पार्टी के संसदीय बोर्ड या पार्टी के जो भी सीनियर लोग हैं उनकी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी। और जहां तक मैं आपको बताऊं, जो आप सवाल कर रहे थे, मैं एक तरफ से शुरू करता हूं। समाजवादियों का जब भी मिलन हुआ है, इतिहास गवाह है कि परिणाम कुछ और हुआ है। और वो तो साहब नेताजी की सीट है। अब मनीष भाई इंडिया न्यूज चैनल पे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे तो हो सकता है गलतफहमी के शिकार हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्चाई ये है कि मैनपुरी ही नहीं, पूरे देश में पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक सहित सभी स्वर्ण भाइयों की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो नेताजी ने लड़ी। आज नेताजी की देन है, चाहे उमेश जी हो, चाहे हम हो या आशुतोष जी हो, सब लोग जानते हैं छात्रों के लिए उन्होंने क्या किया। सबको जुबा दी, हर पिछड़े दलित वंचितों को जुबा दी, सड़क से सदन तक लड़ने के लिए प्रेरित किया, सत्ता के लिए संघर्ष कैसे किया जाता है हर जगह प्रेरित किया, सदन में कैसे कैसे लोगों को पहुंचाया, किसी से छिपा नहीं है। तो ये नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होनी है। और मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता होगी। मैनपुरी की जनता हम लोगों के लिए परिवार है। नेताजी का भी संबंध वहाँ की जनता से पारिवारिक तौर पे था और वहाँ की जनता नेताजी को अपना परिवार का मुखिया मानती थी। और आज कहीं ना कहीं आदरणीय डिंपल जी को आप देख लीजिए कि जो उत्तराधिकारी के रूप में आदरणीय डिंपल जी का चुनाव होने जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो बात आज माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जसवंत नगर में कही, जो बात कल सैफई में कही, आप देखिएगा कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी कभी सोची नहीं होगी। मुझे तो हंसी भी आ रही है, मनीष भाई दलितों की बात करने लगे, दलित वोटों को माइनस करने लगे। अरे क्या था भाई, दलित वोट कभी आपका था क्या? दलित वोट नेताजी का वोट है। नेताजी ने दलित, पिछड़े, वंचित, शोषितों की लड़ाई लड़ी है और सदन से सड़क तक तमाम दलितों को उठाने का काम किया, पिछड़ों को उठाने का काम किया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जहां तक सवाल है समाजवादियों की, मैं पुनः कह रहा हूं कि जब जब समाजवादी एक हुए हैं, परिणाम कहीं ना कहीं अलग हुआ है। और समाजवादियों में तो ये चलता रहा है। और मनीष भाई को भले लगे कि वो परिवार और परिवारवाद की बात करें, इनको नहीं पता है परिवार जहां है वहीं विवाद होते हैं। और समाजवादियों में तो चलता रहा है, शुरू से रही है। हम जब जब विचारधारा को बचाने की बात आई है, जब जब लोकतंत्र को बचाने की बात आई है, जब जब जनता के मुद्दों को बचाने के लिए बात आई है, लड़ाई लड़ने की बात आई है, तो सभी समाजवादी लोग एक मंच पे आकर के और लड़ाई लड़े हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि माननीय श्री शिवपाल जी और माननीय अखिलेश जी या कोई भी समाजवादी नेता एक मंच पे आया हो। बार बार देश का इतिहास लोग पढ़ लें और देख लें कि समाजवादियों का इतिहास कैसा था और कैसा है। जी, असल में दिक्कत यहाँ हुई ना कि कभी 17 में साथ में रहते थे, फिर 19 में अलग हुए, फिर 22 में साथ में हुए, तो जनता में थोड़ा सा एक मैसेज गया। मेरा एक सवाल दूसरा है, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दो पार्टियों का गठबंधन हुआ है, मतलब पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, या फिर चाचा भतीजा का गठबंधन हुआ है? क्या किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, श्रेय जी देखिए जी, माननीय श्री शिवपाल जी 4 दशकों की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अनुभव है जी। वो चाचा आदरणीय अखिलेश जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों के चाचा हैं। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान उनको माननीय श्री शिवपाल चाचा कहता है, चाहे हम लोग हो या कोई भी हो। आप कह रहे हैं कि चाचा और भतीजे का गठबंधन, नहीं, ये संघर्षशील समाजवादियों का गठबंधन है और समाजवादी विचारधारा वालों का गठबंधन है जो संघर्ष करते हैं। वो मतलब दो पार्टियां एक हो, दो पार्टियों का, वो परिवार और पार्टियों का कोई सवाल ही नहीं है। मैं कह तो रहा हूं जो भी उस संघर्ष करेगा, जो भी समाजवादी होगा, ये उसका गठबंधन है। सारे समाजवादी लोग उस मंच पे दिखाई दे रहे हैं, कौन नहीं है? बलिया जनता। अरविंद जी, एक सवाल है, जनता ये जानना चाह रही है ना कि पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी अब एक मंच पे है, ये कहना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है जी। लोग कहे ना, हम तो कह रहे हैं कि भाजपा तो यही कह रही है और लोग भी कह रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वही कह रहे हैं ऐसी बातें।
हम कह रहे हैं कि जब पूरे समाजवादी लोग विचारधारा को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि की बात है, तो कहां लोग अलग हैं? सब लोग एक मंच पे हैं। और जब जब देश में लोकतंत्र को बचाने की बात आई है, कैसी सत्ता है कौन नहीं जानता, ये लोग कहां कहां चुनाव लूट लिए कौन नहीं जानता। लोकतंत्र को इन्होंने लूट तंत्र बना दिया है। मैं कहता हूं कि जनाब वो मैनपुरी है, वहां की जनता लोकतंत्र को लूट तंत्र नहीं बनने देगी। जनता चुनाव लड़ रही है और जाइए आप लोग को पता चल जाएगा। जसवंत नगर, करहल, किसनी, भोगांव, मैनपुरी सब जगह से आदरणीय डिंपल यादव जी बम्पर वोटों से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती। जी, चलिए मैं उमेश यादव जी का रुख करता हूं। उमेश यादव जी और इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था 2022 में, और बहुत सारे सपने थे आप लोगों के कि मिलकर सरकार बनाएंगे और इस तरह से सत्ता चलाएंगे। ये बताइए कि अगर मैनपुरी के चुनाव को देखें तो आपने तो अपना कैंडिडेट उतार दिया, आपकी तो जो गठबंधन था, आपकी जो दोस्ती थी, वो तो इस कगार पे आ गई कि आपने कैंडिडेट उतार दिया। आपको लगता है कि शिवपाल जी और जो अखिलेश यादव जी हैं उनकी जोड़ी लंबे समय तक रहेगी? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग पुराने दोस्त रहे। पर्चा खारिज हो गया है, इतना नहीं तो उतारा तो है ना नहीं, पर्चे खारिज हो गया, भरना भी नहीं आता ना। नहीं, उनकी मंशा तो थी कि हम इनके खिलाफ लड़े। नहीं, मंशा क्या थी, भरना ही नहीं आता जी, अनुभव की कमी है। श्रेय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे आमंत्रित किया। अभी अरविंद जी कह रहे थे कि पर्चा खारिज हो गया। हमने पर्चा बिल्कुल ठीक तरह से भरा, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी शपथ नहीं कराई, और इसमें सरासर गलती प्रशासन की है, और इसके विरोध में हम माननीय उच्च न्यायालय गए हैं। आज हमारे प्रत्याशी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके आए हैं। हम इस पे अपनी कानूनी लड़ाई निश्चित लड़ेंगे और निश्चित ही हमारे पक्ष में फैसला होगा। हमें अपनी न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर संपूर्ण भरोसा है। आपके प्रश्न का उत्तर दे दें कि माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश जी का 2017 से जो एक आपस में अंतर विरोध चल रहा है। देखिए, मतभेद अलग विषय है, मनभेद अलग विषय है, और मतभेद को भुलाया जा सकता है, लेकिन यदि मनों में भेद हो जाए उसको भुलाना बड़ा कठिन है। कई प्रयोग हुए, कई प्रयोग अखिलेश जी ने किए। जब जब चुनाव आया, उनको आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानता हूं, उनसे भली बात परिचित हूं, उनके स्वभाव से परिचित हूं। उनके साथ पूरी तरीके से राजनीतिक व्यवहार रखा गया। जो आज आदरणीय अखिलेश जी ये बयान दे रहे थे कि हम चाचा और भतीजे सदैव थे, ठीक थे, बिल्कुल थे, बाई ब्लड थे, हम भी सभी स्वीकार करते हैं, सभी मानते हैं। जो सच है उसे कैसे नकारा जा सकता है, लेकिन उनके साथ पूरी तरह से सियासत की गई, कूटनीतिक तरीके से उनको बार बार दरकिनार किया गया, उनको हाशिए पे लाने का काम किया गया। और आदरणीय शिवपाल जी की, जो अभी अरविंद भाई कह रहे थे, 4 दशक की राजनीतिक पार्टी को खड़ा करने में, जब माननीय नेताजी साइकिल से चला करते थे, मैंने पढ़ा है, सुना है और देखा है। मैं भी मैनपुरी और सैफई से बहुत दूर का रहने वाला नहीं हूं। उन्होंने जो अपनी चिंता करें ना, बात करने दीजिए, पूरी बात कर लें, फिर आप पूरी बात कर लें, उनकी बात पूरी बात कर। हम आपकी चिंता से चिंतित है अरविंद भाई, हम आपकी चिंता से चिंतित है। हम उनके योगदान को याद दिलाना चाहते हैं, हम आपके राष्ट्रीय नेताजी के बारे में बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में। ये देखिए, उमेश जी अपनी बात कर लें, फिर आप अपना पक्ष रख लीजिएगा। हम आपकी चिंता कर रहे हैं, चिंता तो आपकी है ना, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, हम ये जो कह रहे थे कि जो उनका योगदान था, उस तरह से उनके साथ लगातार चीट हुआ है, लगातार उनके साथ छल हुआ है, कूटनीतिक और राजनीतिक व्यवहार हुआ है, उनके साथ पारिवारिक व्यवहार कतई नहीं हुआ है। सन 19 में 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में उनको फिरोजाबाद जाके लड़ना पड़ा। 75-76 हजार वोट आदरणीय शिवपाल जी पाए। वास्तव में उनकी छवि को भी धक्का लगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत घूमती थी, आज बेचारे को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। और आज ये जो जो गठबंधन हुआ है, श्रेय सर, हम इसे यही सब सुनने के लिए नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, आप अपना जवाब दे दीजिए। यही गठबंधन हुआ है। आइए हमारे दुख श्रेय जी, हम आपके दुख पे इसलिए रो रहे हैं, हम आपके दुख पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये आपके साथ जो हुआ है। श्रेय जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और ये निश्चित है कि
ये श्रेय जी ने तो आपको नहीं मैनपुरी कहा के कि उपचुनाव शिवपाल के जी बाद, टुकड़ा आप रोइए। मैनपुरी के उपचुनाव के बाद आदरणीय शिवपाल जी इनको का दर्द क्या है। क्या हश्र होना चाहिए? हमें इनको काहे का गम दर्द होगा? है, हमें और काहे इनको का गम इतना होगा दर्द अरविंद है, भाई? कोई हमें विधायक काहे का इनका गम बचा होगा? नहीं। श्रेय जी देखिए, इनका कोई ये विधायक तो बचा इनको तो नहीं। दर्द हो चुका है, हमारे तो विधायक अलग हो नहीं गए है। हैं। हमारे इनको- पार्टी के पास 6 विधायक हैं और देखिए हमारे श्रेय हमारे जी, पास मैं दो बातें कहना आपके चाहता पास हूं। कोई विधायक नहीं है, आपके देखिए, अपने मैं दो चिन्ह बात पे कोई अरे विधायक नहीं हमारे है। तो समाजवादी विचारधारा वाले भी विचारधारा विधायक अलग हैं, विषय और है, जो पार्टियां आपके अलग अलग। जीते आप हैं, कह दीजिए आप सुनिए, यहाँ जो पर आपके जीते पीएसपीएल वो के भी हमारे प्रवक्ता के हैं, तौर पे बैठे हैं, जो आप आपके जीते हैं पीएसपीएल वो के भी हमारे प्रवक्ता हैं, के तो तौर आपके पे नेता बैठे कह हैं। रहे हैं। आप ये कह रहे हैं श्रेय कि जी, समाजवादी जो ये इनके विचारधारा की विधायक बात हैं, नहीं है, जो इनके ये माननीय विचारधारा विधायक अलग हैं, विषय है। विचारधारा इनके तो नेता किसी की खुद भी कह रहे हैं, विचारधारा तो भैया वो किसी की तो भी हो सपा के सकती विधायक है। हैं। विचारधारा तो आपके मेरी भी पास समाजवादी बचा हो सकती है, नहीं, किसी की भी हो आप सकती सुनिए, है। आपकी विचारधारा अलग विषय है, ये सुनिए, ये आपकी तकनीकी विचारधारा बिंदु है अगर सुरेश समाजवादी जी, होती, ये तकनीकी सुनिए बिंदु सुरेश है, साहब, ये मैं- तकनीकी बिंदु है। यहाँ पर चुनाव की बात हो रही है, देखिए, यहाँ पर विचारधारा की बात नहीं है अगर अरविंद आपकी भाई। विचारधारा समाजवादी होती तो किसी भी माँ का दूध, काला पड़वा जैसे किसी भी माँ का दूध आप लोग नहीं पीते। मैं बार बार इस बात को कोड करता हूं। जो काला पड़वा होता है उसको किसी भी माँ का दूध पी सकता है, उसको अपने माँ की जरूरत नहीं होती देखिए, है। जिनकी समाजवादी कोई पार्टी विचारधारा ही नहीं है, 2022 वो के चाहे जहां चले हमारी जाएं। विचारधारा और ये मैं है, नहीं कह रहा हूं, हमारी विचारधारा श्रेय ये है कि आदरणीय जनेश्वर आपकी- जी आपकी बहुत पार्टी बड़े में- विचारक थे, आपकी- समाजवादी विचारक आपकी थे। हाँ, जनेश्वर जी बढ़िया कहते से थे। बड़ा अच्छा आपकी संबंध पार्टी नहीं ने था। आप विचारधारा की बात कर रहे जनेश्वर हैं। जी बार बार मंचों से कहते थे कि जो काला पड़वा होता है वो किसी भी माँ का दूध पी लेता है, उसको अपने माँ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सुभाषपा के लोग हैं, काला पड़वा जैसे रहते हैं, जहां इच्छा वहां घूम ले, जहां इच्छा जिस माँ का दूध पी ले। कौन सी बस ऐसी इनको पार्टी लाभ है? होनी चाहिए। समाजवादी वाह! पार्टी ने क्या गठबंधन अरे नहीं एक किया? विधायक बचा क्या नहीं आप, क्या आपने तो जहां बहुत- लाभ होता है वहां आप तो चल देते हो भाई। आप तो 2022 में लगातार गठबंधन के लिए हाथ जोड़ते घूमते रहे, किसी ने पूछा भैया, नहीं। हम अपने और फिर विचारधारा के लिए- आप वहां हम अपने विचारधारा को बचाने के लिए- श्रेय जी ये विचारधारा की बात लोकतंत्र कर रहे हैं, को हम बचाने चुनाव के की लिए बात कर रहे हैं। हम आप जैसे गठबंधन लाइजिंग ये नहीं विचारधारा करते क्या थे। होती है? और चुनाव के हम नहीं समझौता किए थे। चलिए मैं आरिफ जी का रुख करूंगा। देखिए, चलिए श्रेय मैं आरिफ जी का रुख बस करूंगा। 5 सब सेकंड मैं आऊंगा, अभी देखिए, समय आप है। विचारधारा की बात कर रहे हैं, हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मुद्दे पर आना चाहिए। रह गई विचारधारा की बात। चलिए, चुनर चलिए, किसकी गई सबने मैं देखा। आरिफ जी का रुख सीट की करूंगा। लाइजनिंग हमने नहीं की। अच्छा, जिनकी तो विचारधारा अभी में वो लाइजनिंग ये कर सकते मैनपुरी हैं। उपचुनाव में मैं 12 तारीख को प्रसपा के एक प्रवक्ता महोदय का मैं नाम मिस कर रहा हूं, उनके साथ बैठा था। वो माननीय शिवपाल जी के लिए टिकट मांग रहे थे। 15 को भाजपा की जैसे ही रघुराज साग को टिकट मिलती है, उसके बाद उनका बयान बदल जाता है। आदरणीय अखिलेश जी उनसे हाथ मिला। चलिए मैं आरिफ जी का जी मैं आरिफ जी का रुख करूंगा। आरिफ जी ये बताइए कि जिस तरह से मैनपुरी की लड़ाई हो रही है, जिस तरह से मैनपुरी की लड़ाई हो रही है, आप साथी हैं समाजवादी पार्टी के, आपका गठबंधन है इस उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जी का, उससे मजबूती मिलेगी आपके गठबंधन को? देखिए श्रेय जी, हमारा तो समाजवादी पार्टी से पहले ही से गठबंधन है। हाँ, और गठबंधन के नाते हम लोग चुनाव खतौली में लड़ भी रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम सारे जितनी पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता, वो क्या कहते हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग सब वहाँ पर लगे हुए हैं और एक भारी जीत खतौली में होने जा रही है उस गठबंधन की। अब आपने जो चीज़ें ये पूछी कि शिवपाल जी के समाजवादी में आने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल फ़ायदा होगा। और शिवपाल जी भी एक बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े चेहरा हैं, देश के चेहरे हैं। मुलायम सिंह जी की सीट है और उस सीट पर तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भले ही कोई पार्टी अपनी दावेदारी रख रही हो, मगर मुझे ये नहीं लगता है कहीं से कि वो कहीं से भी लड़ाई में डिम्पल जी के साथ, डिम्पल जी के बराबर में कोई खड़ा हो रहा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे राजभर जी की पार्टी के कि मनभेद और मतभेद की बात कर रहे थे। तो एक बड़ी शालीनता से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था तो उस वक्त क्या ये मनभेद इनका था या मतभेद था? फिर उसके बाद इन्होंने उसको भी कोई स्पष्ट नहीं किया, कमीशन था। और अब अगर जा कर के ये फिर समाजवादी से अलग हो रहे हैं तो ये मनभेद है या मतभेद है, ये तो इनका समझ ही में नहीं आता कि ये आखिर करना क्या चाहते हैं। ये इस प्रदेश की राजनीति में कहाँ खड़े होना चाहते हैं, कहाँ नहीं होना चाहते। दूसरी पार्टियों की आलोचना से इनका भला कुछ नहीं होना है। ये अभी तक जितनी बातें इन्होंने कही, इन्होंने अपनी पार्टी की कोई बात ना की, बस खाली ये शिवपाल जी को लेकर के समाजवादी के बारे में बताते रहे।
तो ये इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, आप लड़िए, आइए मैदान में आइए, और आपने जिसके लिए अपना कैंडिडेट आपने खड़ा किया था, आज आपका पर्चा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मगर आपने जिसके लिए खड़ा किया था अब आप खुल के आ जाइए, उनका प्रचार कर दीजिए। अब आपके तो कैंडिडेट हैं भी नहीं मैदान में। शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी की सीट पर अगर आपको इतना वो है कि नहीं अब नहीं निकल पाएगी, तो आप भी आइए, आजमाइश कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपके एक वोट, आपके कहने पर अगर एक वोट वहाँ पर मिल जाए समाजवादी को छोड़ करके। अभी हमारे प्रवक्ता मनीष भाई कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि साहब धर्म और जात से हट करके हम लोग अब राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए, मनीष भाई इस तरह की बात कर रहे हैं कि धर्म और जात से, जो धर्म और जात को लेकर के ही पूरे देश की शासन और सत्ता पर आकर के आप बैठ गए पूरे देश के अंदर, ना तो आपके साथ, अब आपको ये पता चल रहा है कि धर्म की राजनीति हम कर रहे थे तो हमको कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब आपको ये भी एहसास हो रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि जात की राजनीति जो हम लेकर के आए उसमें कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आज न धर्म के प्रति लोग आपको देखने के लिए देख रहे हैं आपकी तरफ, न जात के लोग आपके तरफ जा रहे हैं। अब आप धर्म और जात का फिर से एक चोला ओढ़ रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं, हम तो सबको लेकर के चलते हैं। तो ये सब दिखावा होता है। टीवी पर बैठ करके, ना बड़ा चैनल आपका है, इस चैनल पर बैठ करके अपना चेहरा आदमी साफ करता है, मगर उसके मन में कुछ और भरा हुआ है। हम लोग गठबंधन की राजनीति करने वाले हैं, समाजवादी के साथ हमारा गठबंधन है। माननीय जैन जी, चौधरी चरण सिंह जी की हमारी पार्टी है, और मुलायम सिंह जी भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे। हम लोग कभी धर्म और जात पर हम लोगों ने राजनीति ही नहीं की। हम लोगों ने किसान, मजदूर, बेरोजगार सारे लोगों को एक साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आप देखिए किसानों का कितना बड़ा शोषण आप लोगों ने कर दिया 12-13 महीने के अंदर, ये भी आप देख लीजिए। और आप अब कह रहे हैं कि नहीं साहब हम मैनपुरी हम जीत रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। अरे साहब कम से कम अपने गिरेबान में तो आप झांकें कि मैनपुरी के लिए आपने क्या किया। आप कभी आपके लोग वहां पर गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के वहां पे कोई विकास की भी बात की है? चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं मनीष जी। मनीष जी, ये उनका कहना है कि भाई आपने मैनपुरी के लिए किया क्या, आपको कोई क्यों वोट दे, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट को वोट क्यों दिया जाए। और एक और उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आप तो धर्म और जाति की राजनीति करते थे, उससे आपको नुकसान हो गया। तो आपको लगता है कि ये जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो सही है? लेकिन दरअसल इस हिंदुस्तान में ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी पार्टियां थी, इनकी धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा थी वो भी अजब गजब थी। थोड़ा मुसलमानों के पक्ष में, और यहां तक अगर वोट लेने के लिए आतंकवादियों को छोड़ना पड़े, उसी को आइकान बनाना पड़े, वहां तक जाने के लिए लोग तैयार थे। तो हमने, हमारी धर्मनिरपेक्षता का पैमाना यह है कि सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान अवसर, सबके लिए समान योजना और समान कार्रवाई। किसी को जात और धर्म के नाम पर किसी अपराधी को बख्शना नहीं और किसी को अतिरिक्त व्यवस्था देना नहीं। अभी अरविंद जी भी बात कह रहे थे, अरविंद जी की बात को सुनकर मुझे हंसी आ रही थी कि चाय से ज्यादा तो केतली गर्म हो गई है। आशुतोष वर्मा जी उतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे जितना उत्साहित नजर अरविंद यादव जी आ रहे थे। तमाम पुरानी बातें हैं 2016 से लेकर 22 के बीच में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दो राजनीतिक दल है, कहां जाते हैं उनका अपना निर्णय है। लेकिन मैं एक बात जरूर श्रेय जी कहना चाहता हूं, पहले भी कहा, अभी कहूंगा, आगे भी कहूंगा कि 22 इस उपचुनाव में 19 से समीकरण में क्या बदला है। ये चाचा भतीजे तो 19 के चुनाव में मैनपुरी की सीट पे तो एक ही थे ना। शिवपाल जी तो नेताजी के लिए वोट मांग रहे थे ना। मायावती जी ने इनको छोड़ा है, सुभाषपा ने इनको छोड़ा, ये दो परिवर्तन तो है। और दूसरी बात सार्वजनिक कीजिए ना। खतौली मनीष भाई एक सवाल मेरा आप दे दीजिए, एक एक करके मनीष भाई इतने सारे वोट हम ले रहे हैं, एक एक करके। मैं इस तरह से डिबेट करने का आदि नहीं हूँ। नहीं एक एक करके मनीष भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं आरिफ भाई, तो उसका जवाब भी तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए आप। पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपकी भी बारी आएगी। आरिफ जी, ऐसे समय खराब होता है। देखिए समर्थन में है आपकी पार्टी और आपके सारे लोगों ने आरिफ भाई, आरिफ जी इस तरह से नहीं बात हो पाएगी ना, इस तरह से समय खराब होता है। हर एक का अपनी बारी आएगी, हर एक अपनी बारी पे जवाब दे। जी हाँ मनीष जी, आप एक चीज और आपको याद दिला दें, नेताजी थे जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया था, याद है कि भूल गए? छोड़िए, सब राजनीति में बहुत पुरानी बातें हैं। आज आप देख लीजिए, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड से गडकरी जी को हटा दिया
और आप ये भी देख लीजिए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से योगी जी को भी हटा दिया उन्होंने, के साथ और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी हटा दिया। इनके बारे में भी तो आप कुछ कह दीजिए। बहुत पुरानी बातें आप लेकर के आ रहे हैं, जो अभी अभी नया नया ताजा ताजा चल रहा है उसके बारे में तो आप बताइए कि सारे लोगों को हाशिए पर कर दिया। आज कोई मंत्री बोलने को आपके लिए तैयार नहीं है। फिर ऐसे ना हर एक के बीच में बोलेगा, फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। अभी देखिए, अभी आपके साथ अरविंद यादव ही कह रहे थे कि आपके यहाँ बहुत अच्छी सी डिबेट होती है, तो आज ही आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है बारी बारी से सब लोग बोले। जी, मुझे अवसर दिया गया तो मेरी बात सुन लिया जाए। मैं आशुतोष जी आपके पास भी आऊंगा। जी, चिल्लपो करना है तो इनको मंच पे खड़ा कर दीजिए, बताइए, कोई जनसभा नहीं है जी। तो देखिए, अगर आरिफ जी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है ना, तो चौधरी अजीत सिंह हमारे पार्टी के साथ मिनिस्टर थे, केंद्र में रह चुके हैं, तो सांप्रदायिकता नहीं थी हमारे अंदर, तभी तो छोड़ा उन्होंने। तो ये सब छोड़ दीजिए, तभी तो चौधरी साहब छोड़ करके अलग हुए। पूरी बात करने दीजिए आरिफ जी, पूरी बात करने खतौली में जमानत जब्त हो रही है आपकी, उसको बचाइए। खतौली में जमानत जब्त हो रही है, उसको बचाइए। खतौली में अपने प्रत्याशियों के बारे में, अपने प्रत्याशी के बारे में सोच लीजिए आप। आज कोई भी लोग वहां पर उनको छूने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हो रही है, समीकरण की बात करिए, ये बताना बंद करिए कि कौन सांप्रदायिक है और कौन जातिवादी है और किसकी। मैं सांप्रदायिक की बात तो आप कर रहे हैं बैठ करके, अब धर्मनिरपेक्षता की बात आज आपको याद आ रही है। चलिए आरिफ जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। भुनवा दो, ये धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता ये है कि प्रभु राम का अपमान करो, ये धर्मनिरपेक्षता है। समाजवादी पार्टी के सांसद एससी हसन और शफीकुर रहमान पर चाहे जो कहते रहे प्रभु राम के बारे में, महिलाओं के बारे में, आजम खान ने क्या क्या नहीं कहा, ये धर्मनिरपेक्षता है। अगर यही धर्मनिरपेक्षता है तो हम सांप्रदायिक हैं, एक बार नहीं 100 बार सांप्रदायिक है, हमको कोई आपत्ति नहीं। यही तो झूठा आरोप लगाने की आपके अंदर कला है कि अगर कोई नेता किसी के बारे में आपका अगर कोई जवाब दे रहा है तो यही आपके अंदर कला है कि आप उसको सीधे सीधे आप सांप्रदायिक बना दीजिए कि साहब मैं तो इनके उसमें खड़ा हुआ हूँ, इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्या कह दिया एसटी हसन साहब ने, क्या कह दिया आजम खान साहब ने, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो सांप्रदायिक। आजम खान साहब ने, आप ये बता दीजिए, तालिबान का समर्थन शफीकुर रहमान वर्ग करें, जो लड़कियां बुर्का नहीं पहनती है आवारा हो सकती है, शफीकुर रहमान वर्ग करें। अखिलेश यादव कहें कि यूपी पुलिस से ज्यादा इनको आतंकवादियों पर भरोसा, क्या नहीं किया आप लोगों ने? अब आप अपने ही संगठन के बारे में आप देख लीजिए, क्या आप उनके बारे में देख लीजिए कि जो आपके बजरंग दल के लोग हैं। आरिफ भाई, आज डिबेट इस पर नहीं हो रही है। आरिफ जी, आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी आज डिबेट इस पर नहीं हो रही है। आपको कोई थोड़ी दिया जाएगा। आज डिबेट इस पे नहीं हो रही है। आज देखिए डिबेट इस पे नहीं हो रही है। इस बारे में बात नहीं, डिबेट इस पे नहीं हो रही। नहीं तो आप बीच में, आप मनीष जी को रोकिए ना, अगर उस पर डिबेट नहीं हो रही तो बंद करें इस बातों को। नहीं, आप बात करने दीजिए ना, बात नहीं करने दे रहे बार। मैं यही कहूंगा, अभी आप बोलेंगे और वो टोकेंगे, वो बीच में आपको इंटरप्ट करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए? ऐसी डिबेट नहीं होगी ना फिर तो। मैं बार बार एक बात को बहुत शालीनता से कह रहा हूँ, बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ, लेकिन आप सुन नहीं रहे। मैनपुरी में केवल 3 समीकरण बदले हैं 19 से। चाचा भतीजा तब भी साथ थे, रामगोपाल जी तब भी साथ थे, केवल मायावती जी हटी है, केवल सुभाषपा हटी है और मुलायम सिंह यादव की अपील की अंतिम बार चुनाव में लड़ रहा हूं, मेरा सम्मान बचाइएगा। ये 3 चीज बदला है। जी, आशुतोष जी का रुख करूंगा। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी हेलो। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, धन्यवाद। देखिए, वाकई आपकी डिबेट अच्छी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से बात को शांतर किया जा रहा है, मुझे लगता है मैनपुरी चुनाव और जो समाजवादी पार्टी में बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं भटक गई। जी जी। भारतीय जनता पार्टी या सुभाषपा का जो आरोप है, मैं उसको क्रमानुसार एक एक करके उसकी बात करता हूं। जी बिल्कुल। पहले वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये परिवारवाद का जवाब दिया जाएगा। शेष जी, इस समय 2022 के बाद 3 चुनाव हो रहे हैं जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैनपुरी, खतौली और रामपुर विधानसभा। मैनपुरी ने इन्होंने हम पे परिवारवाद का आरोप लगाया। क्या आपके माध्यम से मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है, मैं सुन रहा हूं आपको। जी, सभी लोग सुन रहे हैं आपको। हेलो। हाँ, आपको सुन रहे हैं सब लोग। जी। तो जी,
आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की इस जनता को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति आकाश सक्सेना को रामपुर से चुनाव लड़ाया है वो कौन था। और मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, जरा उनका इतिहास और पारिवारिक इतिहास बताए। सुबोध कुमार सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं को टिकट देती है, चाहे जीते चाहे हारे। खैर जीते तो आज तक नहीं, हारते ही जा रहे थे। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है कि पिछले 3 दशक से आपने एक ही परिवार को टिकट दिया है रामपुर में। अब आप इधर खतौली में आ जाइए। खतौली में राजकुमार सैनी जी जो इनके विधायक थे, इन पे आरोप लगा कि इन्होंने दंगा भड़काने का काम किया, और दंगा भड़काने का काम करने वाला व्यक्ति एक तरीके से स्टेट ऑफेंडर होता है। उसको चुनाव से हटाया गया और चुनाव के लिए टिकट किसके दिया? भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं की पत्नी को दे दिया। और यह आरोप हम पे लगा रहे हैं परिवारवाद का। तो सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले जिसने 72 छेद। और दूसरे वो बैठे हुए हैं पीला कुर्ता डाले हुए, जिन्होंने अपने घर में ही पूरी पार्टी बना रखी है, सचिव, प्रमुख, महासचिव और खुद ही। तो भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग कम से कम बोलने से पहले अपने आप को जरूर देखें। अब दूसरी बात इन्होंने समीकरण की करी। शेर जी, मैं पिछले 1 हफ्ते से मैनपुरी के अंदर था और ये जो समीकरणों की बात कर रहे हैं, मैनपुरी की 5 विधानसभाओं में करहल विधानसभा हम जीते हैं, जसवंत नगर हम जीते हैं, किशनी विधानसभा जो अनुसूचित जाति की है, रिजर्व है, वो भी समाजवादी पार्टी जीती है। ये एक नोट करके रख लीजिए, आप नहीं जीते हैं। और आपने जिसको टिकट दिया था किशनी विधानसभा में, वहां का प्रेसिडेंट जिला पंचायत अध्यक्ष था जो समाजवादी पार्टी का था, उसके बावजूद वो हारा। तो कहां पे जा रहा है वो वोट, वो आपके दर्शकों के माध्यम से पता होना चाहिए। अब रही 2 विधानसभा, भोगांव और मैनपुरी सदर। भोगांव और मैनपुरी सदर पारंपरिक रूप से समाजवादियों की होती है। इस बार आप उसको 6000 वोट से जीत पाए, बहुत ज्यादा मत रहिए। तो मैनपुरी का एक एक व्यक्ति, और मैं जानबूझ के मैं साक्ष्यों में, सैनियों में, मौर्या में मैं मिल के आया। शेर जी आप मानिए, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमारी देश में पहचान मैनपुरी में वो नेताजी के नाम से होती है। एक एक व्यक्ति कर्जदार है नेताजी का। और भैया कोई शाख लड़ा दो, कुछ लड़ा दो, एक एक वोट साइकिल पे जाएगा। तो आप ये गलतफहमी मत रहिए कि समाजवादी पार्टी का कौन सा समीकरण। और आप बोल रहे हैं क्या छोड़ के आए हैं। 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी बनाई थी, एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। तब से लेके माननीय मोदी जी तक आपके 40 के 40 घटक दल अलग हो गए हैं। आपके पास समीकरण नहीं बचा है, आपकी जमीन खत्म हो गई है। तो इतना अहंकारी मत कीजिए। आंकड़ों पे बात कर रहे थे, मैंने आंकड़ों से जवाब दिया है जी। इसलिए जहां आप पूछेंगे वहां जवाब दूंगा जी। मनीष शुक्ला जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जी। देखिए शास्त्री जी, 2019 और इस उपचुनाव के समीकरण के मैंने 3 मोटी मोटी बातें कही, कोई रॉकेट साइंस नहीं कहा। मायावती जी थी 19 में कि नहीं थी, वहां सभा हुई थी कि नहीं हुई थी, मायावती जी ने वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे, नेताजी ने कहा था कि नहीं कहा था कि हमने हमारा अंतिम चुनाव। अरे भाई 19 में सुभाषपा थी कि नहीं थी, ये फैक्ट्स, मैंने यही तो सवाल पूछे। समीकरण इतना ही तो बदला है। शिवपाल जी तो मैनपुरी में नेताजी के वोट मांग ही रहे थे, या आशुतोष जी मना करते नहीं मांग रहे थे, विरोध कर रहे थे, मैं वो भी मान लूंगा जी। आशुतोष जी जी शेर जी ये फिर कंफ्यूज कर रहा है। मैंने जो आपको समीकरण दिया है, एकमात्र 5 विधानसभाओं में रिजर्व सीट किशनी विधानसभा है, जो अनुसूचित जाति बाहुल्य विधानसभा है। 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी वहां पे झंडा लहरा के आई है। और आपने जिसको कैंडिडेट बनाया था, आपके पास कैंडिडेट नहीं था,
आप जाइए, आप गई नहीं ना मैनपुरी, आप तो स्टूडियो में बैठ के दिन भर बात अरे करते भाई, हैं, मेरे हम पास- जमीन की बात मेरे करते पास हैं। तो जिस डॉक्टर प्रिरंजन दिवाकर को आपने चुनाव लड़ाया, वो जिला पंचायत अध्यक्ष था, उसको माननीय नेताजी ने बनाया था, और वो आपके लड़ाने के बावजूद भी, आपके सारे अनुसूचित जाति के नेताओं और मंत्रियों को दड़ाने के बावजूद वहां से समाजवादी पार्टी जीत के आ गई है। ब्रजेश कथारिया जी विधायक है। मैं 22 की बात कर रहा हूं, अभी 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं। आप 19 की बात छोड़ दीजिए, आप रिजल्ट यहाँ की दीजिए। कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं बातों को लोगों। श्रेय जी, जी जी श्रेय जी अगर समय देंगे तो मैं बोलूंगा। बस छोटा सा अपना जवाब दीजिएगा और लोगों के पास भी बिल्कुल। जाना मुझे। जी देखिए, जो बात 19 और इस चुनाव की है, इसलिए मैं बार बार तुलना कर रहा हूं कि 22 में मायावती जी अपने सिंबल से चुनाव लड़ रही थी। वो खुद प्रत्याशी उनके थे। 19 में मायावती जिनके साथ थी, आज नहीं है, इतना ही अंतर है। और इस बार भी मायावती जी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उपचुनाव नहीं लड़ रही हैं। यानी 19 और आज के उपचुनाव के समीकरण की तुलना की जा सकती है। तो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उन 5 में से 2 तो हम जीते ही थे, लेकिन मायावती जी का भी कैंडिडेट लड़ रहा था 2022 में, इसलिए मैं 19 से तुलना कर रहा हूं। भाग्य मत आशुतोष जी, गफलत में आप अखिलेश यादव जी को आप बता सकते हैं कि आज हमने बताया चैनल पे बता के आज हमने मनीष जी को पछाड़ दिया। लेकिन धरती पे जब चुनाव होगा, जब ग्राउंड पे पोलिंग होगी, तो ये समीकरण काम करेंगे। किसको धोखा दे रहे हैं, अपने को कि अखिलेश यादव जी को? चलिए, मैं अरविंद यादव के पास चलता हूँ। अरविंद जी, ये बताइए कि जी जी नहीं, शेर जी मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे 10 सेकंड में जवाब देने दीजिए इसका। बस शेर जी, 10 सेकंड में 10 सेकंड में नहीं, जवाब देने दीजिए। इन्होंने जवाब पूछा है, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा मुझे और लोगों के पास भी। मैं जमीन पे रह के आता हूं भाई, मैं जमीन पे रह के तो बता कर रहा हूं मनीष शुक्ला जी। मैं कह रहा हूं जब मायावती जी थी तब भी हम जीते, और जब मायावती जी नहीं है थी 22 में, तब भी वो विधानसभा हम जीते जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य था। क्या बात कर रहे हो आप? आपके तो कहने से मायावती फैक्टर का कोई फर्क नहीं बैठे पड़ेगा। चलिए अरविंद यादव, मैनपुरी को तो मैं मैं आपके बात पास चलता हूं। समझाऊंगा। अरविंद जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो एक गठबंधन हुआ है 2022 चुनाव से पहले भी हुआ था, आपको लगता है कि ये 2024 तक जाएगा? नहीं, देखिए, एक गठबंधन में बार बार कह रहा हूं कि समाजवादियों का गठबंधन है। मैं पूछ रहा हूं कि ये 2024 तक जाएगा? 24 ही नहीं, ये परमानेंट चलेगा। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में न रहे, और सुभाषपा को जिनको दर्द है वो अपने दर्द को लेके चिंताएं करे, जिनके खुद के विधायक नहीं बचे हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी मनीष भाई बार बार कह रहे हैं कि दलित वोट। भैया, आप तो 22 में भी इंटरनल पैचअप किए हुए थे, सारे प्रत्याशी आपके यहां से तय हो रहे थे, तब कौन सा वोट मिला? और आपको इतना ज्यादा भ्रम हो गया है दलित वोट को लेके। अरे भाई, वहां पे दलित जो विधायक होते रहे किसने से, आप देख लीजिए किसके मंच पे हैं। डॉक्टर संध्या से लेकर के सब लोग किसके मंच पे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के मंचों पे सब लोग शामिल हैं। और कहीं ना कहीं मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसनी, मैनपुरी, भोगांव, करहल और जसवंत नगर, ये सब लेकर के आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पाएगी ना, उसके कई गुना से मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। इनके पास तो महोदय वहां प्रत्याशी तक नहीं था, जो घूमता फिर रहा है, कहता फिर रहा है कि मैं शिवपाल जी का चेला हूं। अरे भाई, माननीय तो पहले समाजवादी थे। माननीय शिवपाल जी ने तो कह दिया आज कि चेला नहीं स्वार्थी है। अगर चेला होता तो पूछ के जाता। तो नेताजी जिस व्यक्ति को लाके इटावा से सांसद बनाए हो, विधायक बनाए हो, आज जाके आप आदरणीय डिंपल जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और आप सोच रहे हैं कि वहां साक्य वोट बहुत जनता है ना, जो परिवार है वो वोट दे। अरे साक्य वोट है तो किसके बदौलत आप हो? और साक्य क्या हमारा नहीं है क्या? साक्य किसी की बपौती है क्या? सारे साक्य, भोगांव में आलोक साक्य, कोई पहली बार विधायक हुए थे क्या आलोक साक्य? बार बार आलोक साक्य विधायक हुए भोगांव से। रश्मि लोधी इन्हीं की थी, मनीष भाई की, पूछ लीजिए। और रश्मि लोधी जी आज हमारे साथ हैं, तो क्या ये बात करेंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि साक्य, लोधी, राजपूत सब लोग, वहां कोई वर्गीकरण नहीं है। वहां नेताजी का परिवार है। मैनपुरी का हर एक घर लोकसभा का नेताजी का परिवार है। पारिवारिक रिश्ते रहे और आगे भी पारिवारिक रिश्ते चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना चाहिए।
चलिए, उमेश यादव जी ये बताइए कि आपके, जैसा आपने बताया कि अभी तो हम हाई कोर्ट में चले गए हैं, पर्चा अब अपने पर्चे पे पे बात बात होगी करें ज्यादा जी। ठीक है। नहीं, वो देखिए उनकी इच्छा है, वो जिस पर भी बात करेंगे। अगर मुझे लगेगा विषय से, नहीं मुझे लगेगा विषय से हट रहे हैं तो मैं तब मैं टोकूंगा। ये आप नहीं टोकेंगे ना, ये आप नहीं टोकेंगे, ये आप नहीं टोकेंगे, विषय ही वो है, ये आप टोकेंगे ना, ये आप बोलिए, लेकिन विशेष हमारे अधिकार दर्द मेरा नहीं है। नहीं, क्यों भाई, नहीं, हमारे दर्द का इलाज आप नहीं हो सकते ना। नहीं नहीं, आपको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं सुनने की आपको भी सुनना क्षमता है। आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, नहीं, आप आप तो बात अरविंद जी, काटिए। आपको सुनने की पैगाम क्षमता का होनी सवाल आप चाहिए। नहीं समय मत कर खराब सकते। कीजिए, ये समय मत खराब कीजिए, आप बात नहीं 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 कर सकते। समय मत खराब अरविंद कीजिए भाई। अरविंद जी, समय मत खराब कीजिए। ये विशेषाधिकार मेरा है, ये टोकने वाला ये आपका नहीं है। अरविंद यादव जी ये बताइए कि जिस तरह से उमेश जी उमेश यादव जी ये बताइए कि जिस तरह से आपने अभी देखा कि किस तरह से सुभाषपा को लेकर कहा गया, किस तरह से आपको घेरा गया और उस बीच में आपका पर्चा भी खारिज हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपका कैंडिडेट नहीं उतरता है, माना कि कैंडिडेट नहीं उतर पाया, हाईकोर्ट से कोई आपको संतोषजनक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, वहां पर सपोर्ट और ना सपोर्ट करने का कोई विषय नहीं। पहले तो मैं सबसे पहले आशुतोष जी की बात का जवाब दे दूं, जो उन्होंने कहा कि बाप बेटे सभी पार्टी में बना रखे हैं। आदरणीय आशुतोष जी, आप शायद भूल जाते हैं जब पार्टी का गठन हुआ तो आदरणीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, छोटे भाई आदरणीय शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल साहब थे। नहीं नहीं नहीं, बात करने दीजिए, बात उन्होंने सीधा देखिए, पहले तो मैं बता दूं, पीला कलर, ये जो टिप्पणियां है ना, बहुत अभद्र मालूम। चलिए, आप अपनी बात रखिए। ये संयम भाषा का प्रतीक कतई नहीं हो सकती। और आपको बता दूं, ये जो पीला कलर है महोदय, ये आध्यात्म और ऊर्जा का कलर होता है, इसका सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, अभी आरिफ भाई कह रहे थे कि वो बार बार गठबंधन करते हैं। आरिफ भाई, मैं आपको याद दिला दूं, आदरणीय अजीत चौधरी, अजीत सिंह जी के टाइम से अभी तक जयंत चौधरी जी के टाइम समय तक कितनी बार गठबंधन हुए, किस किस से हुए, कहां वो सरकार में मंत्री रहे, कहां क्या हुआ, यदि आप पूरी क्रम से सुना देंगे, मैं निश्चित आपके सामने हार मान लूंगा। आप गठबंधन की बात करते हैं, सुना दीजिए, मैं जवाब दूंगा। आप सुना दीजिए, आप सुना दीजिए, आपने गठबंधन की बात की, हमने तो 117 में गठबंधन किया, उसके बाद हमें जब समाजवादी पार्टी ने तलाक दे दिया तो हम स्वतंत्र हैं, अपनी जमीन पे अपने आप को खड़ा मजबूत करने की प्रयास कर रहे हैं। हम सावधानी मेरे सवाल नहीं है, आप बीजेपी के समर्थन में खड़े होने जा रहे हैं। उमेश यादव जी, आप जान लीजिए, आप जनता को भ्रम में मत डालिए। पार्टी ने हमें तलाक दे दिया, भैया हमने कबूल कर लिया। उमेश यादव जी, मेरा सवाल दूसरा है, क्यों करते हो कि तलाक कोई दे दे? सुनिए, क्यों ऐसी काम? देखिए इस तरह की भाषा का, देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए अरविंद जी, इस तरह की भाषा को नहीं, गलत बात है। मैं इस तरह की भाषा को कतई स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं भी आपत्ति व्यक्त करता हूँ, ये गलत है। ये इस तरह की भाषा कतई सही नहीं। ये अरविंद भाई, ये शिक्षित लोगों की सूचना नहीं, गलत बात है। हमने खत्म कर दिया, आप तलाक शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप मत इस्तेमाल करिए, आप देखिए इस तरह की भाषा नहीं, आप देखिए, नहीं मैं अरविंद जी आपको रोकूंगा ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं, शिक्षा की और आवश्यकता है, आप जो गलत है वो गलत की आवश्यकता है। मेरा एक सवाल है, आप रुकिए, मैं आपको रोकूंगा। ये प्रयोग उमेश जी, मेरा एक सवाल है, समय कम है। उमेश जी, मेरा एक सवाल है, मेरा ये कहना है जी, इनकी पहले भाषा सुधारिए। नहीं, मैंने खुद इसकी मजम्मत की है, नहीं गलत भाषा है, मैं उसका कतई विरोध करता हूँ जी। उमेश जी, नहीं, तलाक कोई खराब वर्ड नहीं है, नहीं तलाक कोई खराब वर्ड नहीं है, तलाक कोई खराब वर्ड नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जी। उमेश जी, आप ये बताइए, मेरा एक सीधा छोटा सा सवाल है, समय है मेरे पास कम है, अभी अभिषेक पांडे जी के पास जाना है, वहां से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेनी है। ये बताइए कि मैंने जो सवाल पूछा था, छोटा सा जवाब चाहिए मुझे। ऐसी स्थिति में आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, आप किसी को सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? हम इस समय अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर मंथन कर रहा है, और हम सपोर्ट अथवा विरोध किसी का करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चूंकि हम अभी अपनी कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं, विधिक लड़ाई में। उसके बाद जब निर्णय आता है, यदि हमको कहीं पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन आती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसका फैसला करेगा। ठीक, अभिषेक पांडे का मैं रुख करता हूं। अभिषेक, आप लोग लगातार मैनपुरी जा रहे हैं, मैनपुरी के दौरे कर रहे हैं, और
सबसे ज़्यादा जो सरगर्मी देखी जाती है वो समाजवादी पार्टी के मंच पे देखी जाती है। चाचा के भतीजा पांव छूता है और फिर से एक तस्वीर जो कई सालों पहले एक मंच पे दिखते थे फिर से दोबारा से एक मंच पे दिखने लगे। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है आपके पास, क्या है ये? क्या सियासी गठबंधन है या फिर कोई मजबूरी का गठबंधन है या सिर्फ इस चुनाव तक का गठबंधन है, या ये लग रहा है आपको कि इस बार 2024 तक जाएगा? देखिए, बहुत से लोगों से वहाँ पे बात हुई जो वहाँ के मतदाता हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं। अब उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं रह गई है और उनके लिए लगता है कि बहुत सामान्य है। लेकिन स्टेज पे जो कुछ हो रहा है ये उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड है। परिवार को एक मंच पे आना पड़ रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है, एक कारण के लिए आना पड़ रहा है। क्या ये कारण आगे भी बना रहेगा, ये मजबूती आगे बनी रहेगी, इस पर उनको भी शक है, उनको भी शंका है। लेकिन ये बात सही है कि जिस मकसद के साथ एक साथ दिखाई दे रहे हैं चाचा भतीजा, और पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बुके देना, पैर छूना, वेलकम करना, ये स्थायी नहीं है, ये बात भी है। आप देखिएगा आज बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पैर छूना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये चुनाव के बाद भी रहे तो अच्छा है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि शिवपाल यादव को बच के रहना चाहिए अपने भतीजे से। ये वहां के लोगों को भी लगता है कि 2022 में जब मुलायम सिंह यादव के रहते हुए चाचा भतीजा एक नहीं हो पाए, तो उनके नहीं रहने पे अगर ये चुनाव निकल जाएगा तो उनको भी शक है, उनको भी ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे कितना दिन ये रिश्ता आगे चल पाएगा। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में ये जो गठबंधन हुआ है, जो दोस्ती हुई है, इसमें नफा किसका लगता है आपको, नुकसान किसका लगता है? अशोक, नुकसान देखिए, इसमें नफा परिवार का है और नुकसान जहां तक है वो शिवपाल यादव का है। इसको कहने में और इसको समझने में कोई नुकसान नहीं है। अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, मजे हुए नेता है, शिवपाल यादव भी एक बड़े हुए नेता है, और इस मौके की इस जो मौजूदा हालात हैं इसमें सबसे बेहतर यही था जो आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अलग अलग रहते तो शायद अखिलेश यादव को भी नुकसान होता, शिवपाल यादव को भी नुकसान। ठीक है, अभिषेक पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी आपका शुक्रिया, मनीष शुक्ला जी आपका शुक्रिया, आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया, अरविंद यादव आपका शुक्रिया, उमेश यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि इस सियासी मंच पर किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, और जब हम मैनपुरी की बात करते हैं तो कितनी सारी बातें निकलकर सामने आती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और तीखे हमले भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर जो देखने को मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त तस्वीर को देखने को मिल रही है कि मोहब्बत, जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन हो जाए, ये पता नहीं रहता। कल तक जो दोस्त थे वो आज दुश्मन हैं, जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए हैं। इसीलिए सियासत को इतना रोचक कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि अगर सियासत में जाना है तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि संभल कर पाँव रखना, ये सियासत का मोहल्ला है, पुराने दौर के सिक्के यहाँ चलते नहीं भाई। तो यहाँ पे पुराने दौर के सिक्के पीछे कर दिए जाते हैं और नए दौर के सिक्के आगे चले आते हैं। अब देखना है कि नए दौर के सिक्के कितना रंग लाते हैं, और उसकी जो खर्ची है, जब वो खर्च होते हैं तो फिर किस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि ये दोस्ती कितनी लंबी चलेगी और कितनी दूरी तक चलेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।